भाई गुड आफ्टरनून है सबको। बढ़िया आफ्टरनून अपना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेक्चर, चाहे वो जेई हो, नीट हो, गुडसेट हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग आइडिया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड आप भी मेरे साथ चीजें करते रहा करें। एक काम करते हैं, मैं शुरू कर रहा हूं एंड बेसिक स्टफ से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अलग अलग टाइप के कैसे सम्स आते हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सो लेट मी गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, आई एम श्योर यू नो दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड negative. You also know that like charges repel and unlike charges attract. You also we have found out, हमने अपने बोर्ड के लेक्चर्स में ये सारी चीजें बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी. So I'm not going to discuss all that. I'm just going to put an overview. An atom as a whole is electrically neutral. So all matter in this universe is also electrically neutral. Next, एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जब चीजें जाती है, बॉडी चार्ज हो जाता है, only electrons, I hope you remember, only electrons can be transferred from one body टू अनदर. सो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. अच्छा, आपको यह भी पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पर चार्ज ऑन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड. हाँ, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसको कहा जाता है E एंड E की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to -19 कूलम्ब. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. कुछ और बचा बात करने के लिए. टक 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 टक. चार्जिंग के तीन तरीके हैं. पहला फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में जब तुम एक बॉडी को दूसरे से घिसते हो, जैसे ग्लास रॉड, when you rub it with silk cloth, initially both are electrically neutral. रब करने के बाद चार्जेस का आवागमन होता है, तो ग्लास रॉड becomes positive and silk cloth becomes negative. Similarly, when a plastic rod is rubbed with fur cloth, then plastic rod acquires negative charge and fur cloth acquires a positive charge. This is called charging by friction. Can I take this off? There is nothing to write. Okay, looks good. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आप मेरे साथ लिखते रहा करें जहां जरूरत पड़े वहां, एंड नहीं तो मेजॉरिटी चीजें तो आपको पता ही है. तो सेकंड इज कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन मतलब टच करना. तो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है जिसका चार्ज है Q1 एंड दूसरा स्फीयर है जिसका चार्ज है Q2. Now when I bring them, identical sphere है, when I bring them together, तो ये दोनों एक सिस्टम हो जाते हैं. And what is the charge of this entire system? Q1 plus Q2. And when I take them away, तो ये जो टोटल चार्ज है वो अब दो टुकड़ों में बट जाएगा. हर एक टुकड़ा आधा होगा. Q1 plus Q2 by 2. इसका भी Q1 plus Q2 by 2. Is this absolutely agreeable? ओके, ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन. फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की. अच्छा, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें you charge a body without bringing it in actual physical contact with a charged body. That was charging by induction. फिर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. एडिटिविटी. एडिटिविटी का मतलब है चार्जेस कैन बी एडेड, but you have to consider their sign. So for example, मेरे पास तीन चार्जेस है, +1 कूलम, -3 कूलम and +5 कूलम. What is the total sum of charges? 3 coulomb. आप 1, 3, 5
अकेला मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9 ना, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको इसकी साइन भी लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। सो +1 + -3 + 5, सो कितना हुआ? आई थिंक 1 - 3 - 2 - 2 + 5 + 3. So this is additivity. The second is conservation, which says that in an electrically isolated system, the algebraic sum of charges always remains constant. So algebraic sum of charges remains constant in electrically isolated system. In short, you know, law of conservation of momentum जैसा, the total charges before the process has to be equal to the total charges after the process. अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज न्यूट्रॉन है, इट ब्रेक्स अप एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्जेस इक्वल है? तो हाँ, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -E, नेट कितना हो गया? 0. सो initial charge has to be equal to final charge. This is conservation. And finally, one of the most important ideas, quantization. Quantization ये कहता है कि every charge in the universe is an integral multiple of one fundamental charge, which is the charge on an electron. So ये है आपका तीसरा प्रॉपर्टी, quantization. All charges equal to NE. So charge Q is equal to NE. One of the most celebrated equations. पहला इक्वेशन है ये. Here E is the charge on electron, जिसकी वैल्यू अपने को पता है 1.6 × 10⁻⁻19, and N is an integer. So you can have charges as 2E, 5E, 10E, but you cannot have charge like 2.2E या 5.6E. ये पॉसिबल नहीं होगा. So this is the idea of quantization. यहां पे बेसिक, अच्छा ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट में लगता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स, एंड 2 क्वार्क्स हमको पता है, एक तो अप क्वार्क जिसकी वैल्यू कितनी है +2/3, एंड दूसरा है डाउन क्वार्क D, वैल्यू कितनी है -1/3. प्रोटॉन मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स UUD, 2 up and 1 down, whereas neutrons are also made up of 3 quarks UDD. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखनी ऐसी है कि ये क्वार्क्स जो है वो इंडिविजुअली सेपरेटली नहीं मिलते, ये झुंड में ही मिलते हैं, ग्रुप्स में ही मिलते हैं. एज ए रिजल्ट हमारा क्वांटाइजेशन का लॉ कहीं भी वायोलेट नहीं हो रहा है. तो तुम बोलोगे सर ये तो ई से छोटा है, फ्रैक्शन है, पर ये अकेला नहीं मिलता तुमको ये ग्रुप्स में ही मिलेंगे, इसी तरह के पेयर्स में 3 के ग्रुप में मिलेंगे. सो द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन इज नॉट वायोलेटेड. इफ यू हैव टेकन दिस ऑफ, शैल वी मूव ऑन? इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब फोर्स पे आते हैं. ओके, लेट्स गो. ऑल्टो, लेट्स गो. This is going to be the mainstay of our discussion today. आज कूलम्स लॉ और उसके द्वारा जो भी कुछ चीजें अलग अलग मिलती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो कूलम्स लॉ इज गोइंग टू बी आवर मेन आइडिया टुडे. आई होप यू रिमेंबर कूलम ने कहा था कि इफ देयर आर 2 स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस separated by a certain distance, let us say distance is r, then the electric force between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Is this agreeable? And as a result, I get F proportional to Q1 Q2 by R square, and I introduce a constant of proportionality. Without much ado, F is equal to K Q1 Q2 by R square. You are comfortable with this equation? Here K is called Coulomb's constant. Important things I am mentioning it in blue. Value being 9 × 10⁻⁹.
Newton meter square per coulomb square. Also, now K can be also written as 1 by 4 pi epsilon 0. As a result, K की जगह 1 by 4 pi epsilon 0 यूज कर सकते हैं. कुछ केसेस, सर्टन केसेस में ही यूज करते हैं हम. 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. ये रहा नंबर 2. अच्छा, अब यहां पे मैं नोट लिखता हूं. ये एप्सिलॉन 0 जो है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एंड जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. नाउ अब ये एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. आंख कान सब खुले रखिएगा. ये बातें हमने डिस्कस नहीं की थी बोर्ड लेक्चर्स में, क्योंकि जरूरत नहीं थी. यहां पे जरूरत है तो डिस्कस कर रहे हैं. सपोज, अब जैसे मैंने कहा, ये एप्सिलॉन 0 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो, अगर मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स में भी बदलाव आएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज विथ मीडियम. इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस विथ मीडियम. तो अब अगर किसी और मीडियम में डाला जाए बोथ द चार्जेस, तो अब क्या होगा? ध्यान से देखें. इफ बोथ चार्जेस, this you will have to jot down, people. If both charges are kept in a medium other than vacuum या air, then भाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बन जाएगा? ध्यान से देखें. F dash, you might look at the difference in equation also. F dash is 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Anybody noticed any change between equations 2 and 3? बाकी सब Q1 Q2 R square, Q1 Q2 R square बरोबर है. यहां पे है एप्सिलॉन 0, यहां पे है एप्सिलॉन. एंड ये एप्सिलॉन कौन है सर? अच्छा, टेक दिस डाउन. हो गया? Yes, sir. ओके, राइडी. कौन है भैया एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड यू टू नो दैट एप्सिलॉन, अभी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का कोई रिश्ता है ना? एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन 0 इंटू बड़ा के. ये बड़ा के, हाँ, कूलम कांस्टेंट छोटा के था, उसको छोटे के को बड़े के साथ कोई लेना देना. तो बड़ा के कौन है? कौन बड़ा के? इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आर यू लुकिंग? एंड सो इस एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन 0 इंटू के पुट करूंगा. व्हाट डज माई इक्वेशन बिकम? एफ डैश 1 by 4 pi epsilon 0 k Q1 Q2 by R square. Do you remember what is this? ये चश्मा नहीं है किसी का. 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R square. Isn't it F? So बिल्कुल सही है आपकी बात. F dash is F by K. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, इस K का मैं आपको कुछ और भी बताता हूं. ये K, यू नो, फॉर वैक्यूम या एयर, K की वैल्यू मिनिमम होती है. कितनी होती है? 1. बराबर. जैसे यहां पे तुम 1 लगा दो तो isn't F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. सेम ओल्ड आइडिया. ओके, फोर्स इन एरिया वैक्यूम ही बन जाता. अगर तुम मेटल्स की बात करो, मेटल्स, कंडक्टर्स, K की वैल्यू है इंफिनिटी. एंड अगर किसी और मटेरियल की बात करो, यू नो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैं आपको वाटर की K की वैल्यू बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे. वाटर की K की वैल्यू है 81. तो सपोज तुम दो चार्जेस को एयर में रखे तो फोर्स इज Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R square. बट अगर यही दो चार्जेस को वाटर में रखे तो F dash becomes F by 81, मतलब 1 by 81 टाइम्स वो फोर्स हो जाएगा. ओके, एंड फॉर अदर कंडक्टर्स K is greater than 1. ओके,
So that is how things will roll. So for other materials, किसी की K की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. एयर या वैक्यूम के लिए K 1 है, मेटल्स के लिए K इंफिनिटी है, वाटर के लिए K 81 है, बाकी सब के लिए K ग्रेटर देन 1 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट मटेरियल. ओके, काइंडली जॉट दिस डाउन. आई वांट यू टू जॉट डाउन दिस नोट. मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में, और के जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इट इज अ वैल्यू दैट टेल्स अस कि वो मटेरियल जब मैं दो चार्जेस के बीच में भरूंगा तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना कम कितना ज्यादा होगा. वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह बिहेव करवाएगा, वो बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. डू यू अंडरस्टैंड? पर सर इक्वेशन तो K = F upon F dash है. तो F अपॉन F डैश. मतलब आपने अच्छा, मतलब तूने K ऊपर ले लिया F बाय F डैश. सो भाई वो इक्वेशन बात अलग है कि इक्वेशन में इस तरह दिखाई दिया कि F डैश इज F बाय K, सो K is F by F dash, yes, which is force in air over force in medium. Yeah, no doubt. इससे तुमको K की वैल्यू मिल सकती है बिल्कुल, बट K इन चीजों से डिफाइन नहीं होता. K डिफाइन होता है उस मटेरियल की एबिलिटी से कि वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अपने दोनों के बीच में जुड़ने देगा. फेयर इनफ? ओके, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अच्छा, एक और जो नॉर्मल चीज है जो आपने ऑलरेडी देखी है वो करा के फिर मैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पे चढ़ता हूं. द सेकेंड थिंग इज वेक्टर फॉर्म. व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? मेरे पास दो चार्जेस हैं एज इज यूजुअल, Q1 and Q2, and at position vectors R1 bar and R2 bar from the origin. And I will straight away give out the equations because that is what is most important right here. बाकी derivation वगैरह तो हो चुका है. The force on Q1 due to Q2 by force on 1 due to 2, isn't it called F12 bar? Yes, sir. That would be equal to K Q1 Q2 over mod R12 bar square into R12 cap. सर आपने यहाँ पे R12 बार नहीं दिखाया, दिखा देते हैं. फोर्स किसको पड़ रहा है? 1 को. कौन मार रहा है? 2. ए डैश, एरो 1 को चुप गया. ओके, सो into R12 cap. Also R12 cap is R12 bar over mod R12 bar. So another equation comes over F12 bar is K Q1 Q2 over mod R12 bar cube into R12 bar. And finally R12 bar is R1 bar minus R2 bar. And as a result, this equation would turn out to be, what would it turn out to be? Anybody? F12 bar K Q1 Q2 over mod R1 bar minus R2 bar cube into R1 bar minus R2 bar. And also, I'm sure you know, F21 bar is equal in magnitude and opposite in direction to F12 bar. So Coulomb's law obeys Newton's third law of motion, not a problem at all. फिर हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी यही फंडा था कि एक चार्ज पे एक से ज्यादा चार्जेस अगर मार रहे हो, सपोज तेरा 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 at position vectors R1 bar R2 bar R3 bar respectively, what will be the net force on Q1 due to Q2 and Q3? Anybody giving me net force on Q1? ले पहले 1 2 नहीं आएगा. हाँ वही. एंड अगर n चार्जेस होते
तो इसी चीज को F1n तक ले जाते एंड जहां पे वैल्यू पुट करनी है ये तो हो ही जाएगा. सो F1 बार इज F12 बार प्लस F13 बार प्लस टक 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 प्लस F1n बार. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? एनी प्रॉब्लम सो फार? नो. ये चीजें तो हमने करी थी. तो हम आज इसको अपना मेन आइडिया बनाएंगे एंड आपको मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले अलग अलग टाइप के सम, इन्हीं से बने हुए अलग अलग टाइप के सम्स के साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगा. वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स, लेट मी शो यू. आई विल मेक अ डायग्राम एंड आई विल शो यू. सपोजिंग, सो आई विल कॉल दिस type 1. Different media between two charges. सर मतलब गारंटी पक्का मतलब क्या है? अच्छा ध्यान से देखें. सपोज ये Q1 है और ये Q2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R. तुम ये जानते हो कि अगर ये दोनों के बीच में कोई ऐसा मटेरियल रखा जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो तुम्हारा न्यू फोर्स क्या होगा? इफ एंटायर स्पेस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज फिल्ड with a material of dielectric constant K, then you know this equation. F dash is 1 by 4 pi epsilon 0 K Q1 Q2 by R square. You know this. ये पता है हमको. बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, सर क्या चेंज क्या है? सपोज यही दो चार्जेस और ये डिस्टेंस बिटवीन देम ये जो है R, उसमें एक मटेरियल नहीं है. यहां पे पूरा एक मटेरियल था पर यहां पे दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हो. ओ माय गॉड. इसका मतलब इतना जो है, इतना स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड इतना जो मटेरियल है it is occupied by a material, इतना जो स्पेस है it's occupied by material having dielectric constant K2. तो फिर इधर से इधर तक का डिस्टेंस R1, इधर तक से इधर तक का डिस्टेंस R2. अब दो मीडियम आ गए, दो अलग अलग मीडियम आ गए. तो अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा? ध्यान से देखें. इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज, आर यू लुकिंग, F डबल डैश, F डैश ठीक है, F डैश या जो भी बोलो, 1 by 4 pi epsilon 0. Be ready to jot down this equation as a lovely equation. R1 root of K1 plus R2 root of K2 the whole square. You don't need to derive that. These are equations without any derivation. ये हमको दिया गया है, सीधा यूज करने का है. So R1 times root of K1 plus R2 times root of K2 the whole square. बाकी आप देखो Q1 Q2 4 pi epsilon 0 सब सेम है. ओके, सिर्फ ये जो K और R स्क्वायर है ना, ये थोड़ा सा बदल जाता है. अच्छा, अगर दो मीडिया की जगह n मीडिया हो, अच्छा ये इक्वेशन अग्रीएबल है? कोई शक? वेरी गुड. सो फॉर n डिफरेंट मीडिया, the electric force, anybody giving me the electric force? Root upon bracket R1 root K1 plus R2 root K2 plus tuck the whole square. Is this absolutely cocker? कोई शक? अच्छा, मैं आपको होमवर्क में एक बात, कैन आई टेक दिस ऑफ या कैन आई टेक व्हाट ऑफ? अच्छा, इन होमवर्क
as a part of your homework, I would like you to do कि R1 is R by 2, K1 is 2, R2 is again R by 2, and K2 is 4. Find me the force between the two charges. Do you think you can handle this? Yes, sir. Very good. All right. So please jot this down immediately. टाइप 2. अब ये कौन सा टाइप है? इसमें 2 अनचार्ज्ड स्फीयर्स are charged and then they experience repulsion. तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता है. अरे क्या पता है, देखो तो सही पहले क्या है क्या नहीं. मेरे पास सपोज एक रिजिड सपोर्ट है पॉइंट O और यहां से 2 स्ट्रिंग्स के जरिए 2 छोटे छोटे स्फीयर्स लटक रहे हैं. ओके, कैन यू सी राइट नाउ both are uncharged. They are uncharged. Initially uncharged. And दोनों साथ साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. अब मैं क्या करता हूं पता है? इस सिस्टम को मैं कुछ चार्ज देता हूं. लेट अस से Q. डू यू अंडरस्टैंड? ये सिस्टम को कुछ चार्ज देता हूं Q. डू यू अग्री दिस चार्ज इज गोइंग टू बी equally distributed, divided between both these spheres? Yes, sir. So from initially uncharged, don't you think they become charged now? Yes, sir. And जब दोनों अनचार्ज थे, शांति से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही दोनों में चार्ज आ गया और वो भी लाइक, तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? टंग, रिपल्शन. पहले जब कुछ नहीं था तब दोनों शांति से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे ही दोनों चार्ज हो गए, वो भी लाइक, तो ठंग, रिपल्शन हो गया. और डायग्राम किस तरह बनेगा आप देखें. कैन यू इमेजिन? भाई बात समझ में आ रही है? टंग, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों दूर हो गए, दोनों लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. ओके, मैं इसको नाम देता हूं Q, इसको भी नाम देता हूं Q. हाँ मैं जानता हूं Q/2 है, वो अलग बात है पूरी, मैं फिलहाल उसको बीच में नहीं ला रहा हूं. एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. मैं सिर्फ इस चार्ज पे, इस स्फीयर पे फोर्सेस देख रहा हूं. आपको ये अच्छा लगता है तो इस पे भी देख सकते हैं. अच्छा, सपोज इस स्फीयर का मास है m, तो उसका वेट किस तरफ होगा जी? अच्छा, ये Q इस Q को क्या करेगा? रिपेल. एंड रिपेल मतलब ये इधर ढिंग चल, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe. एंड इस डोरी में क्या आ जाएगा? टेंशन. पहले सिर्फ टेंशन जो है ना, सिर्फ mg था, पर अब mg भी है और Fe भी है, दोनों फोर्सेस है. ओके भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. डू यू अग्री? मैं अपने टेंशन के 2 कंपोनेंट्स बना सकता हूं, Yes, sir. जिसके साथ थीटा, उसके साथ कॉस. सो ये हो गया आपका टी. ले अरे भाई, टी की शादी हो रही है और तू है कि mg के साथ लगा हुआ है. एंड ये हो गया आपका भाई. कैन यू सी दैट ये स्फीयर जो है, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है. तो इन इक्विलिब्रियम जी y कंपोनेंट गलत है. हाँ मतलब बड़ा, व्हाट इज बड़ा? बेटा ये एरो की लेंथ जो है वो इसकी वैल्यू नहीं दिखा रही है. ओके ओके, सो इन इक्विलिब्रियम भाई टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? Fe ना. सो टी साइन थीटा
is Fe, electric force. And anybody know the equation for electric force between two charges? K Q1 Q2 by R square. मैंने बीच के ये दोनों स्फीयर्स के बीच के डिस्टेंस को R रखा है. So K Q1 Q2 मतलब Q square by R square, इक्वेशन नंबर 1. And T cos theta किसको बैलेंस कर रहा है? mg. Is this visible? वैसे ये दो इक्वेशंस खुद में ही कंप्लीट है, क्योंकि इन इक्वेशन से आपको जो भी कुछ चाहिए ना वो सब मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपको थीटा चाहिए तो एक काम करते हैं, डिवाइडिंग 1 and 2, तो t साइन थीटा बाई t कॉस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी. इससे आपको थीटा मिल जाएगा. आप क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको थीटा मिल जाएगा. आपको अगर क्यू चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं थीटा दिया होगा, एम जी दिया होगा, तो इधर थीटा लगाओ, आर लगाओ, एम लगाओ, क्यू मिल जाएगा. सो ये दो इक्वेशन आपको पता होना तो देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. यू आर अनस्टॉपेबल. तो ये दो इक्वेशन जानने के लिए ये डायग्राम का होना बहुत ही जरूरी है. सो आप इन इक्वेशंस पे ध्यान ना दें, इस डायग्राम पे दें. ऑलराइट, बिकॉज दिस इज द की टू सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ सम्स. इज दिस अंडरस्टैंडेबल पीपल? Yes, sir. कभी कभी हमको थीटा फाइंड करने के लिए ऐसा भी कुछ सेटिंग करना पड़ता है. मैं फ्री फुकट बता रहा हूं. सो थीटा फाइंड करना हो, उन्होंने दिया ना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कैन यू सी दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L एंड दिस इज R by 2. सो फ्रॉम द फिगर साइन थीटा सब टूल्स अपने पास ही होते हैं. R by 2 by L. तो R की वैल्यू लगाओ, L की वैल्यू लगाओ, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा. मतलब इन शॉर्ट इस डायग्राम में अगर आपने सही बना दिया सब कुछ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. सो ये सब लिखा पढ़ी तो ठीक है, बट डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया. हैव यू टेकन दिस डाउन पीपल? Yes, sir. शैल आई मूव ऑन? ओके. टाइप 3. ये टाइप में बहुत मजा आता है, बहुत मस्त टाइप है ये. और ये टाइप को मैं एक एग्जाम्पल लेके ही बताता हूं. So what is this type 3? Now two charges plus q1 and minus q2 kept distance d apart. Find point where force on any charge q is 0. सो समझ में तो नहीं आएगा, सिर्फ नाम है इसका. अच्छा, मेरे पास दो चार्ज, एग्जांपल ले रहा हूं. मेरे पास दो चार्जेस हैं. लेट अस से ये अच्छा. लेट अस से देयर इज प्लस 8 माइक्रोकूलम एंड देयर इज माइनस 2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. बात समझ में आई? आई गॉट टू चार्जेस प्लस 8 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. आई कॉल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मम्मी पप्पा प्रॉब्लम. क्या नाम है? मम्मी पप्पा प्रॉब्लम. ओके, हमको यह है मम्मी पप्पा का सिस्टम. आपको मम्मी और पप्पा समझ में आया? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऑपोजिट जेंडर है दोनों का. तो एक मम्मा है और दूसरा पप्पा है. ओके, इसमें जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है ना वो पप्पा है. तो इस सिस्टम में कोई मेरे को बताएगा पप्पा कौन है? ये वाला पप्पा है और छोटा मैग्नीट्यूड वाला मम्मा है. ओके, छोटा मैग्नीट्यूड वाला मम्मा है. अच्छा, अभी बच्चे को फिट करने का है. बात समझ में आई? हमको
तीसरे चार्ज को फिट करना है, जिसको मैं बच्चा कहता हूं। अच्छा, दीन दुनिया तो आप भी जानते हो, माँ है और बाप है, दो का ऑप्शन है। बच्चा किसके पास भागेगा पहले? बच्चा बट ऑफ कोर्स माँ के पास ही भागेगा, बाप तो यूजलेस रहता है। सॉरी, तेरे को बच्चा बच्चा है, मैंने बच्चे का जेंडर नहीं पकड़ा, तेरे को जो जेंडर पकड़ना है पकड़, पर बात तो यह है ना कि बच्चा माँ के पास ही जाएगा। तो मैं बच्चे को फिट करता हूं, बच्चे का जेंडर आपको जो लेने का है वो ले सकते हो। यहां पे कहीं पे मां के पास कौन सा चार्ज करना है, प्लस या माइनस? आप बोलो। ओके, एंड कंडीशन इतना है कि इस प्लस क्यू पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। सो वी हैव टू फाइंड एक्स, ये एक्स ढूंढना है, सच दैट नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू इज 0। अब पहली बात तो मैंने पहला शॉट ये किया, ये बच्चे को मां के पास रख दिया, मां मतलब छोटा चार्ज। अच्छा, अब पहली बात, +8 माइक्रोकूलम और प्लस क्यू में किस टाइप का फोर्स होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? दोनों की साइंस पॉजिटिव होने से ये इसको टिश ऐसा मारेगा। क्या मारेगा? टिश। तो ये रिपल्शन किस तरफ है? F रिपल्शन। और ये -2 माइक्रो की वजह से प्लस क्यू को किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस होगा? तो ये इसको अपने पास खींचेगा, आहा आजा। क्या आप देख रहे हैं? देयर आर 2 फोर्सेस नाउ, एंड दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। फॉर नेट फोर्स टू बी 0, डोंट यू अग्री दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, फॉर नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू टू बी 0, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अट्रैक्टिव हैज टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ रिपल्सिव। एंड मैग्नीट्यूड में क्या हम प्लस या माइनस कंसिडर करते हैं क्या? ओके भाई, तो मुझे एफ अट्रैक्टिव का इक्वेशन कौन देगा? वैल्यू क्या देगा? आई एम श्योर यू नो फोर्स इज के Q1 Q2 बाय R²। तो के अट्रैक्टिव किसके किसके बीच में? Q एंड ये 2, तो Q एंड माइंड वेल, मैंने यहां माइनस साइन कंसिडर करके डायरेक्शन ले लिया था, तो मैं यहां पे फिर से माइनस रख के गोंडोगोल नहीं करूंगा। एंड इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है महाराज? x। भाई एफ रिपल्सिव का वैल्यू कौन बताएगा मेरे से? के क्यू 8 माइक्रो, एंड भाई डिस्टेंस भी बता ही दो, कितना डिस्टेंस है? याद रखना, फिर x भी सेंटीमीटर में ही आएगा, आपने कन्वर्ट नहीं किया ना, 20 सेंटी को 20 सेंटी रखा तो x भी सेंटी में ही आएगा। अब भाई काटा काटी का गेम, खच 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 खच, भाई क्या बचा? कितना सोना इक्वेशन आ गया, कितना सोना तेनू रब ने बनाया। ये 20 + x वाले को ऊपर ले लाएंगे, x² नीचे, 8/2 कितना होता है? 8/2 डिवाइड करो तो अच्छा, अब x कैसे फाइंड करें? तो टेक रूट, तो 20 + x द होल स्क्वायर का रूट 20 + x, x² का रूट x एंड 4 का रूट 2। x को वहां ले जाओ और ये प्लस x को इस तरफ ले जाके आंसर क्या आएगा आपका? तो ये चार्ज इट शुड बी प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ -2 माइक्रो कूलम। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? टेल मी। कोई शक? तो हमेशा याद रखना
कि अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो ये मम्मी पप्पा सिस्टम हो गया, एंड जो बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में वो पप्पा होगा, जो छोटा होगा मैग्नीट्यूड में वो मम्मा होगा। तो बच्चे को फिट करना है, तीसरे चार्ज को फिट करना है, तो हमेशा मम्मा के पास ही ये छोटा चार्ज फिट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। किसी ने बोला था मेरे को प्लस क्यों ले लो, मैं माइनस भी लेता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आने वाला था। ओके, आप घर पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये हुआ पहला एग्जांपल मम्मी पप्पा सिस्टम का। अच्छा, अब दूसरा, कैन आई टेक दिस? in case सॉरी, सर आपने मतलब क्यों क्योंकि अदर साइड ले सकते हैं फिर परपेंडिकुलर अदर साइड मतलब इधर? मतलब एक और दो के बीच में बेटा तू एक काम करना, अगर, अच्छा रुक, तेरे लिए मैं ही काम कर लेता हूं। हाय 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 हाय। तो वो जैसा कह रही है मुझसे, वो कह रही है ना कि यहां ले लो, है ना? ठीक है। अच्छा, अब तू ही ये मुझको बता दे, +8 और +q में किस टाइप का फोर्स होना है? मतलब ऐसा ना, एंड प्लस और माइनस में किस तरह का फोर्स होना है? अट्रैक्टिव, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्या आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है? तो जीरो होगा कैसे? बात समझ में आई? हाँ या ना? If both forces are in the same direction, can you imagine the net force to become zero? No. अगर सपोज ये कोई बंदा है और इसको कोई 5 न्यूटन से यों खींच रहा है और उसको कोई 10 न्यूटन से यों खींच रहा है, क्या उस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं। नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? पहले तो अपोजिट, और अपोजिट होके दोनों इक्वल हो, तभी जाके इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? एम आई एबल टू satisfy your doubt? All right, but no, I am not satisfied. I am not satisfied because this gives rise to another system. यहां हमने जो पहली सिस्टम देखी उसमें एक चार्ज पॉजिटिव था, एक चार्ज नेगेटिव था, जिसको हमने मम्मी पापा सिस्टम कहा। पर अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो फिर सर अगर हम प्लस एक की दूसरी जगह पे रखते चार्ज तो भी थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं वहां से, तो उधर ना मतलब ऐसा, यहां पे ये +8 तो इधर था, तो इधर रखना चाहता है तू? हाँ मतलब कि प्लस एक से दूर जाके उसमें नेट चार्ज जीरो हो जाए। नेट चार्ज या नेट फोर्स? मेरा मतलब तो एक काम करना, तू ये मेरे लिए तू काम करना। हाँ, तेरी बात यहां पे थोड़ी सेटिस्फैक्टरी हो सकती है कि यहां पे अगर मैंने रखा होता यहां की जगह तो क्या ये हो सकता था? तू है ना, एक काम करना, ये एक ही नहीं, ये बंदा सारे बंदे काम कर सकते हैं इस पे। ये इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, एंड आप इन दोनों को, ये दोनों ऑपोजिट है, ओके, इक्वल कर दो मैग्नीट्यूड, यू विल फाइंड कि आपका जो एक्स का आंसर है ना वो माइनस में आएगा, इंडिकेटिंग कि आपका डायरेक्शन जो आपने यों लिया है ना उसकी जगह यों होना चाहिए था। सुना पता नहीं, बट जो भी है आप ये करके देखो, आपका एक्स का आंसर माइनस में आएगा, इंडिकेटिंग आपने जो डायरेक्शन लिया ना उससे उल्टा डायरेक्शन लेना है, तो घूम फिर के आप यहीं पे आ जाओगे। आपका आंसर वही आ जाएगा। अब मैं जो कराने जा रहा था, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो, सॉलिड आइटम है ये, देखो तो जरा। वो मम्मी पापा था तो ये क्या है, ये पता लगाना पड़ेगा। ये 8 + 8 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम। भाई ये जो है ना, कैन यू सी, दोनों पॉजिटिव है,
मतलब सेम टाइप है। इन शॉर्ट अब ये मम्मी पापा नहीं रहे, अब ये दो दोस्त है। एंड आपको तो पता ही है दो दोस्तों के सिस्टम में तीसरी कहां आती है? बीच में। दो दोस्तों के सिस्टम में तीसरी हमेशा बीच में ही कहीं आएगी, पता नहीं कहां आएगी। लेट अस से यहां पे आएगी। अच्छा, और तीसरी का चार्ज माइनस रखे, मजा आएगा। आप प्लस भी ले सकते हो, एज आई सेड देयर इज नो इशू। अच्छा, ये +8 से -q का डिस्टेंस मैं पकड़ता हूं x, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भला? अच्छा, और फोर्सेस देखना तो आपको आता ही है। ये +8 इस -q को क्या करेगा? आजा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये +2 इस -q को क्या करेगा? आजा, नेट फोर्स 0 तब हो सकता है जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है? जी हां। तो फॉर नेट फोर्स ऑन -q टू बी 0, the magnitudes of F1 and F2 have to be equal. So F1 has to be equal to F2. Only magnitude, हाँ? अच्छा, F1 इन दोनों के बीच में। Anybody telling me the magnitude? K Q, मैं माइनस ले रहा हूं, माइनस लेके तो मैंने डायरेक्शन तलब किया है। K Q 8 माइक्रो ओवर कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? X एंड F2 इसके और इसके, तो K Q 2 माइक्रो। बी ऑलवेज माइंडफुल, हाँ, अपॉन 20 - x द होल स्क्वायर। भाई मैंने ये सम 25 बार किया होगा, बट मैं कभी भी ये देखे बगैर नहीं लिखता, हमेशा देख के ही लिखता हूं। बी माइंडफुल, जो कर रहे हो उसके साथ पूरा माइंड। K Q 10⁻⁶, K Q 10⁻⁶। सो क्या बचा? 8/x²। Isn't this like very similar to that? बस फर्क ये था कि ये दोनों पॉजिटिव थे, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे, डजंट मैटर। सो 20 - x को ऊपर लिया जाए, over x² is 2/8, and 2/8 is what? 1/4. Take root. So 20 - x/x is 1/2. ये यहां वो वहां। Anybody finding me the answer? 13.33 centimeter from +8 microcoulomb and lying between +8 and +2 microcoulomb. Is this absolutely making sense, gentlemen? You know, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, उसको हमने मम्मी पापा सिस्टम नाम दिया। दो पॉजिटिव थे तो हमने उसको दो दोस्तों के सिस्टम का नाम दिया। एंड मम्मी पापा के सिस्टम में तीसरा चार्ज हमेशा मम्मा के पास, जो छोटा मैग्नीट्यूड होता है चार्ज उसके पास, माइनस प्लस का फर्क नहीं। एंड दो दोस्तों के सिस्टम में हमेशा तीसरी कहां आएगी महाराज? बीच में। एंड मैटर क्लोज हो जाएगा पूरा। वी आर ऑल स्क्रूड। ओके, सो प्लीज जॉट दिस डाउन। सॉरी, तू ये ब्रैकेट खोल के 20 - x द होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोल के तू क्वाड्रेटिक के चक्कर में पढ़ना चाहता है क्या? ये आसान नहीं है। नहीं कर सकते हो, क्यों करना है? तेरे पास इतना टाइम नहीं है सब धंधा करने का। बराबर, तेरे को झटपट आंसर चाहिए। कैसा चाहिए? झटपट। ओके, तो फटाफट टक 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 करके निकाल लिया। तो इस सम में 3 चीजें हैं। पहला तो आइडेंटिफाई करना किस टाइप का सिस्टम है, और नेट चार्ज फाइनल कहां रखूं ताकि फोर्स 0 हो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सही से पुट करना, एंड कैलकुलेशन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पीके का फेवरेट पार्ट, कैलकुलेशन। तो x की वैल्यू फाइंड करना कि वो कहां से कहां हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऑप्शन में +2 माइक्रोकूलम से वैल्यू दी हो,
तो तुमको 20 माइनस 13.33 6.7 सेंटीमीटर फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम ऐसा लिखना भी पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। फेयर इनफ? कोई शक इसमें? ओके, तो आपने जॉट डाउन कर लिया, राइट? तो ये टाइप 4, प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन हियर। व्हाट एम आई गोइंग टू सी? टू स्फीयर्स and some electrons removed from both spheres, and to find the force between them, electric force between them. Now what does this mean, sir? Okay, let me tell you. मेरे पास एग्जांपल लेके ही बात करूंगा। There are two copper spheres, 1 gram each, two copper spheres 1 gram each, and kept 1 meter apart. Okay, two copper spheres 1 gram each. Let me show you the diagram. ये 1-1 ग्राम के दो स्फीयर हैं, दोनों फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। क्या दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा? नहीं होगा ना। अनचार्ज के बीच में तो क्या फोर्स होगा? अब क्या किया जाता है? नाउ 1% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच स्फीयर। मैंने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 1% निकाल लिए, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 1% निकाल लिए। डोंट यू अग्री? नाउ बोथ दी स्फीयर्स हैव बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे ना। अब क्या दोनों के बीच में फोर्स होगा? हाँ, मतलब फोर्स होगा ना, फोर्स होगा ना। हमको वो फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है कितना। अच्छा, हमको हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला है एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर is 29. Correct me if I am wrong. कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 ही होता ना? Yes, sir. And atomic mass of copper is करीबन 64 ग्राम पर मोल, शायद। Yes. बराबर, करीबन करीबन। अच्छा, नाउ अब मैं एक एक स्टेप शांति से करूंगा। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 29। कितने प्रोटॉन्स हैं? 29। बराबर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। देयर आर 29 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को तो छोड़ दो, इन ईच एटम। 29 का 1% कितना होता है? 0.29। 29, 1/100 of 29, that's 0.29 now. Out of these, 1% electrons are removed. So, कितने electrons removed? Number of electrons removed from each atom. 1% मतलब 1/100 of 29. And how much is that, people? मतलब हर एटम में से 0.29 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई? कौन बोला प्लस ई? माइनस ई नहीं? हाँ, वही सर, आपने बताया था ना कि अरे बेटा, मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर मेरे इसमें 50 लाख इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका 1% कितना होगा? ये नंबर तो बरोबर है ना? तो ये नंबर तक आने के लिए मेरे को यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तुम मैं दोनों जानते कि 0.29 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते।
पर तुम ये सोचो, ये तो एक एटम का है। अब ये पूरे में कितने एटम्स होंगे, उसमें से ये 0.29 हर एक एटम में से मैं निकालूंगा तो आंकड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तुम ये मत सोचो कि 29 इलेक्ट्रॉन्स, ये 29, इसमें से 0.29 कट करके नहीं नहीं बाबा। ये बड़ा आंकड़ा लाने के लिए मुझे पहले छोटे आंकड़ों से शुरू करना पड़ेगा कि हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन निकले। डोंट थिंक कि 0.29 इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, ना। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके एंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सो चार्ज रिमूव्ड from each atom. Now this is going to be my first equation. This is 0.29 E, my equation number 1. अब ये 1 ग्राम के स्फीयर में कितने एटम्स होंगे भला? पर ये रहा, ये है ना, इन 64 ग्राम there are 6.02 into 10 raised to 23 atoms, और तुम्हारे हर एक स्फीयर का मास कितना है? 1 ग्राम। सो इन 1 ग्राम कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे महाराज? सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम विच इज n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई विल डू द ट्रिक। मेरे को इसको ब्लू में लिखना है। And don't start calculating, hey. नहीं, don't start calculating because you are not interested in this answer. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम, हर एटम में से इतना चार्ज निकाला है आपने, और कितने एटम्स है? n, तो टोटल कितना चार्ज निकाला होगा? कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस, क्योंकि आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। सो चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम ईच स्फीयर, ओ वाओ लवली, इसको मैं नाम दूंगा Q, विच इज 0.29 E, चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम मल्टीप्लाई बाय n, total number of atoms. And don't you worry, I'm not going to start calculating right now because do they want us to find charge or do they want us to find force? Force. Have you written this, people? Yes, sir. Yes, sir. Anybody knows the equation for force between two charges? Very good. The force between them is, by now I am ready, दोनों पे चार्ज QQ, तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। मेरे को K की वैल्यू तो मालूम है, 9 into 10⁻⁹। R की वैल्यू मालूम है, कितना है? 1 मीटर। एंड Q मैंने अभी निकाला था, ये रहा। और अब आया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वी कॉल इट द मोस्ट डेंजरस स्टेप, क्योंकि यहां पे लुढ़क सकते हो। मैं 6.02 को सिर्फ 6 लिख रहा हूं, 6 into 10⁻23 by 64। और सबसे बड़ी गलती हुई मेरी, सबसे बड़ी गलती, कभी कभी हम ये सब्स्टिट्यूशन में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये स्क्वायर था, एंड अगर हम यहां स्क्वायर लगाना भूल गए, काम तमाम, मैटर इज क्लोज्ड, गो होम, पैक योर बैग्स। ऐसा। तो डू यू वांट टू पैक योर बैग्स और डू यू वांट टू स्टे इन द फाइट? अच्छा, यू आर नॉट येट डिसाइडेड। 0.29 means 0.3. 23 minus 19 is 4. And now you can safely open up. Acha, 6, 16 6 are 96. That's 9.6. 9.6, no? 9.6 into 0.3.
96 3 सा करीबन 30 के आसपास, मतलब 3 के आसपास। किसको 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 किसको? 1.6 1.6 और 64 को। तेरे को जैसा गेम खेलना है खेलना भाई। तेरे को 1.6 को 16 बना के यहाँ पे 3 कर देना है तो भी बी माई गेस। 16 4 64, आई डोंट माइंड। 2 2 4, 3 2 6। हाँ बिल्कुल, यू कैन डू एवरीथिंग। 3 into 0.3, that's 0.9, and 0.9 by 2 is 0.45. You can do that. मैंने 64 की जगह 63 ले लिया क्योंकि मेरे को आसान पड़ा। 3 by 63, isn't it? 1 by 21। फिर अच्छा 9 और 8 17 इंटू नीचे 21 अग्रीएबल। एंड 21 इंटू 21 कितना हो जाता है? एंड ऊपर ये 17 है ना, तो मैं यहां से 2 जीरो उठा लेता हूं और यहां पे 15 कर लेता हूं। भाई 900 बाई 450 कितना होगा? करीबन 2, करीबन। तो मेरे को आंसर करीबन में ही चाहिए, मेरे को कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब धंधा कर सकूं। मेरा आंसर करीबन। सो आई राइट हियर करीबन। हो सकता है अगर आप इसको लॉजिकली कैलकुलेट करो तो 1.8 1.9 ऐसा कुछ आए। परफेक्ट कैलकुलेटर में करो ना तो करीबन 1.8 1.9 आ सकता है। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गेट योर 10 raised 2s राइट। एंड यहां पे एक करीबन आंकड़ा आ जाएगा तो यू आर गुड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज इसको देख लें अच्छी तरह। मैं एक होमवर्क में देता हूं आपको। मैं एक होमवर्क में दूं? ओके। अगर आपने सब कुछ देख लिया है तो मैं यहां पे डेटा में चेंज कर रहा हूं। 2 आयन स्फीयर्स ले रहा हूं। 2 कॉपर स्फीयर नहीं, 2 आयन स्फीयर्स, 1 ग्राम ईच, केप्ट 2 मीटर अपार्ट। एंड आपको एटॉमिक नंबर वगैरह दे दूं। आपको पता है आयन का एटॉमिक नंबर 26। कैन आई टेक दिस ऑफ? चार्ज रिमूव वाला। ओके, 56। एटॉमिक नंबर ऑफ Fe is 26 एंड एटॉमिक मास 56 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, 1 ग्राम के स्फीयर है। कैन यू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम? सो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है? 1% इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो आप सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए वो देखेंगे, चार्ज कितना है वो देखेंगे, फिर एटम्स कितने हैं 2 ग्राम में, 2 ग्राम नहीं 1 ग्राम ही है, 1 ग्राम में कितने एटम्स है वो फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आर की जगह 2 रखना मत भूलना, ठीक है? ओके? oh yes that's always the case. So I think आज काफी ग्राउंड कवर कर लिया एंड we'll see you next time, और नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह करेंगे एंड we'll move forward. Okay, so till that time you take care and keep solving. Bye bye.